हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ITR 1 की। देखो, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप एंड तक बने रहिएगा। आज हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर आपके पास सिर्फ सैलरीड है, राइट, तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, तो हम ITR 1 हम भर देते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप रुक जाओ, क्योंकि एक गलत ITR फॉर्म ना आपका रिफंड अकॉर्डिंगली रोक सकता है, नोटिस आपके पास आ सकता है और यस अकॉर्डिंगली फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्रेंड्स। और सबसे पता है, सबसे डेंजरस बात पता है क्या है ना, हम जैसे बात कर रहे हैं सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए ना, कि बहुत लोग ना अनइंटेंशनली अननोइंगली ना ITR 2 की बजाय ना ITR 1 फाइल कर देते हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। सो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITR 2 के बारे में, कि इसको कौन ITR कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेंगे, और यस कौन सी 7 डेंजरस मिस्टेक्स है जो कि टैक्स पेयर हर साल रिपीट करते ही करते हैं। सो फ्रेंड, आज हम इस बारे में वही बात करने वाले, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड, अगर आपके पास सैलरी के अलावा कैपिटल गेन्स की इनकम है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज की कोई इनकम है, फॉरेन एसेट्स है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स में, या फिर डायरेक्टर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का AI जो सिस्टम है ना, वो पहले से ज्यादा अकॉर्डिंगली पावरफुल हो चुका है। और छोटी मिस्टेक भी होती है ना, फिर मिसमैच भी होती है, तो अकॉर्डिंग सिस्टम उसको ट्रैक कर लेता है ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिक वो नोटिस भेज देता है। सबसे पहले हमको सिंपल लैंग्वेज में हमको ये समझना है कि ITR 2 के बारे में। जैसे कि जब मैं बता दूं, ITR 2 की जो है यूटिलिटी फॉर्म ओपन हो चुके हैं। ITR 2 उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जिनकी इनकम सैलरी के साथ साथ अदर सोर्सेज से भी आती है। तो अब हम समझते हैं कौन सी इनकम की हम बात कर रहे हैं। जिनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है, राइट, जिन्होंने शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड से, या फिर कुछ कैपिटल गेन्स हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है, जिनके पास फॉरेन इनकम है, फिर फॉरेन एसेट्स है, उनके ऊपर ITR 2 अप्लाई होती है। जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या फिर जो अनलिस्टेड शेयर्स में इनकी किसी की इन्वेस्टमेंट है, तो उनके ऊपर भी ITR 2 अप्लाई होती है। और अगर आपकी एनुअल इनकम 50 लाख से ज्यादा है ना, तो भी आपके आपके केस में ITR 2 ही अप्लाई होने वाली है, राइट। अब हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमन मिस्टेक की, जो कि बहुत डेंजरस भी मानी जाती है ITR फाइलिंग के वक्त, राइट। देखो, पहली जो कॉमन मिस्टेक है ना, वो है रॉन्ग ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेना। बहुत लोग ना सिर्फ और सिर्फ सैलरी देख के ITR 1 चूज कर लेते हैं फॉर्म 16 के बेसिस पे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने शेयर्स बेचे हैं, राइट, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स में ट्रेड करते हो, प्रॉपर्टी आपने सेल्स करी है, या फिर आपके पास कोई फॉरेन स्टॉक्स आपके पास होल्ड करे हुए, तो फ्रेंड आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर बाई चांस आपसे गलत फॉर्म सेलेक्ट हो गया, तो उसके केस में क्या होगा, तब डिफेक्टिव रिटर्न आ सकता है, आपको जो रिफंड है वो डिले हो सकता है, और नोटिस तक आपको आ सकता है। दूसरी मिस्टेक जो पब्लिक करती है ना, कि कैपिटल गेन गलत रिपोर्ट कर लेती है, मतलब कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मिक्स कर देती है। ये बहुत कॉमन एरर है। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने एक साल के अंदर अगर आपने शेयर बेच दिए ना, तो जो वो कैपिटल गेन होता है ना, उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आप कोई शेयर्स को होल्ड करके आप उसको एक साल के बाद बेच रहे हो ना, तब उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शेड्यूल 112A के अंदर हम प्रॉपर्ली फिल अगर आप नहीं करते, तो भी उसमें मेजर इशू आता है, क्योंकि आजकल जो AIS है ना, ब्रोकर रिपोर्ट डायरेक्टली डिपार्टमेंट के पास जा रही है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें इन सब ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ट्रांजेक्शन इजीली पकड़ में आ भी जाती है, राइट। थर्ड मिस्टेक होती है AIS और फॉर्म 26 ES में मैच ना करना। देखो, हम इसको समझते हैं क्या मैं कह रही हूँ। बहुत लोग ना क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 16 के बेसिस पे ITR फाइल कर देते हैं, फैक्ट है, लेकिन वो अपना AIS चेक नहीं करते, फॉर्म 26 AS को चेक नहीं करते, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को मैच नहीं करते। वो ये सब डॉक्यूमेंट्स ना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका फॉर्म 16 इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, अगर मिसमैच होता है ना, तो सिस्टम इमीडिएटली उसको फ्लैग कर लेता है। सिस्टम उसको इजीली ट्रैक करके नोटिस ही भेज देता है। इसलिए फ्रेंड्स, FD का इंटरेस्ट हो गया, म्यूचुअल फंड रिडम्पशन हो गया, स्टॉक सेल्स हो गए, या फिर कुछ आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है ना, वो देखो वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो रहे डिपार्टमेंट को।
इसलिए आपको अपने सारे इनकम डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है ना, वो होती है फॉरेन एसेट्स को हाइड करना। मतलब कि अगर आपके पास यूएस स्टॉक्स है, फॉरेन बैंक अकाउंट है, या फिर कुछ आपके क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट है, यस, या फिर कुछ आपके ओवरसीज एसेट्स है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आईटीआर में जब आप आईटीआर फाइल करोगे, शेड्यूल एफए के अंदर आपको फिल करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, राइट। बहुत से टैक्स पेयर्स ना ये सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, ये प्रैक्टिकल है। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में अकॉर्डिंगली उनको पेनल्टीज वगैरह, नोटिस वगैरह, इंटरेस्ट, सब चीज फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स अपना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो। फॉरेन जो डिस्क्लोजर है उसको लाइटली मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट मिस्टेक, दैट इज अ रेसिडेंशियल स्टेटस गलत आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो। मतलब कि रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, RNOR, ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स नहीं है फ्रेंड्स, इनका बहुत ज्यादा रेलेवेंस होता है, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके टैक्स कैलकुलेशन पर, इनका इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन की इनकम टैक्सेशन पर और डिडक्शंस पर। सो फ्रेंड, अगर फॉर एग्जांपल इन द सेंस अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करते हो या फिर आप ओवरसीज वर्क करते हो, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, तो आपको इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस केयरफुली अपना कैलकुलेट करना जरूर चाहिए। ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट मिस्टेक होती है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड हम मिस करना भूल जाते हैं। मतलब कि अगर आपको शेयर्स मार्केट में लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, या फिर आपको सपोज को बिजनेस लॉस हुआ है ना, तो उसको हम फ्यूचर में एडजस्ट करने के लिए हम उसको एडजस्ट करने के लिए हमें प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है जब आप आईटीआर फाइल करोगे। क्यों? बहुत इसके अंदर कैसे क्या होता है ना, बहुत लोग ना शेड्यूल CFL या फिर BFLA करेक्टली फिल नहीं करते, वो आईटीआर फाइल करते हैं और फिर उसको उनको क्या होता है ना, उनको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलता, टैक्स बेनिफिट। और अब ये ना सबसे ज्यादा डेंजरस हैबिट होती जा रही है, राइट, कि हम जल्दी में ना अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं जस्ट टू क्लेम द रिफंड। सो फ्रेंड, आजकल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, AI और एनालिटिक्स यूज कर रहा है, ठीक है, सस्पिशियस पैटर्न को इजीली डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप डिडक्शंस ले रहे हो, वो भी फेक है, आप कुछ क्लेम्स कर रहे हो, वो भी रॉन्ग क्लेम्स कर रहे हो, या फिर आपके कुछ मिसमैच इनकम है, तो ये सब ना इजीली फाइंड आउट हो रहे हैं। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप आईटीआर फाइल करो, उसको अच्छे से रिव्यू करो, रिकंसाइल करो, तभी उसको सबमिट करो फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ना आईटीआर फाइल करना सिर्फ कोई फॉर्म नहीं है, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी होती है। आज अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक भी करते हो ना, तो आपका जो रिफंड है ना, वो डिले हो सकता है, नोटिस अकॉर्डिंग आ सकते हैं, या फिर आपके पास फ्यूचर में स्क्रूटनी क्रिएट हो सकती है। तो फ्रेंड, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको स्मार्ट टैक्स पेयर बनना है, जल्दी में नहीं आईटीआर फाइल करनी जस्ट टू क्लेम द रिफंड, एंड आपको डिटेल में अपनी पूरी इनकम को अच्छे से डिस्क्लोज करना है। यस। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।